गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में दिल्ली सल्तनत की चर्चा करेंगे और सिया राम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बहुत ही कमाल का प्लेटफॉर्म है जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़े मिलेंगे, जैसे ज्योग्राफी तुषार सर, प्रीतेश सर, इकोनॉमिक्स, ऐसे एक से बढ़कर एक धुरंधर आपको सेवाएं देंगे और इनकी सेवाओं का जायजा लुत्फ आप उठाइए। और इस कड़ी में मैं प्रदीप आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री में पढ़ाना नहीं, दीवाना बनाना है मुझे, तो यही शुरुआत है। चले बात करें हम लोग दिल्ली सल्तनत की। ये दिल्ली सल्तनत मेडिवल पार्ट की हम चर्चा करेंगे। देखें, भारत के इतिहास को 3 पार्ट में जेम्स मिल ने बांटा था। 1817 ईस्वी में उसने एक किताब लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और उसी में पहली बार भारत के इतिहास का डिवीजन 3 प्रकार में किया गया था। पहला एंशिएंट मतलब हिंदू काल, दूसरा मेडिवल मुस्लिम काल, तीसरा मॉडर्न ब्रिटिश पुनर्जागरण काल। तो 3 पार्ट में बांटने का आधार मुख्यतः सांप्रदायिक आधार पर था कि भारत को दंगों की आग में झुलसा देना है। इसी के निमित्त उसने ऐसा किया था। फिर आगे चलकर डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान लिखकर उस परिपाटी को और बेहतर बनाया कि भारत में जो 1857 के विद्रोह में जो भाग लिए थे वो मुसलमान ही थे। और एक धारणा ये भी दिखाई जाती है कि मुसलमानों को चेतावनी दी गई थी कि मुसलमानों जाग जाओ, नहीं तो एक दिन तुम्हारी स्थिति दोयम दर्जे की हो जाएगी और हिंदू इस पर राज करेंगे। तो ये सांप्रदायिक डिवीजन भारत का किया गया था। हाँ, लेकिन अगर एंशिएंट भारत के समग्र इतिहास पर चर्चा करें तो विसेंट स्मिथ की जो पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1906 में प्रकाशित हुई थी, ये एकदम विस्तृत तरीके से लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। लेकिन असल में इतिहास पर लिखी गई पहली पुस्तक की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल की। और जेम्स मिल क्या था? उपयोगितावादी थी, लेखन से संबद्ध था। साम्राज्यवादी इतिहास लेखन भी 3 प्रकार के होते हैं, उसी पहले धड़े का था। वैसे भारत में इतिहास लेखन या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इतिहास लेखन की बात करें तो कई धाराएं दिखाई देती हैं। जैसे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, साम्राज्यवादी में उपनिवेशवादी इतिहास लेखन, इवेंजेलिकल यानी एक अलग समुदाय के इतिहास से संबंधित इवेंजेलिकल आते हैं, यानी नैतिकतावादी है। इसके बाद एक उपयोगितावादी इतिहास लेखन है। इसी धड़े से आते हैं जेम्स मिल, जिनका काम था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख दिखाना था। और ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास लेखन का मूल उद्देश्य था भारत के नायकों को कमतर दर्जा देना था, जिसके निमित्त हम देखते हैं कि विसेंट स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दिया, जबकि नेपोलियन के साम्राज्य से बहुत ज़्यादा बड़ा साम्राज्य समुद्रगुप्त का था। भारत का कालिदास, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा गया। शेक्सपियर और कालिदास में बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं। कालिदास अपने दौर में जितने बड़े कवि और नाटककार थे उसकी तुलना कतई इन सब चीज़ों से नहीं की जाती। तो ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन था। इसी के विरोध में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आता है। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में बड़ी समस्याएं दिखाई देती है कि उसके 2 धड़े दिखाई देते हैं, कि हिंदू राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, एक मुस्लिम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादियों का अगर आपसे संक्षेप में पूछा है सबसे बड़ा योगदान क्या है, कि उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी अवधारणा थी उसको चैलेंज किया। जैसे जो मौर्योत्तर काल को इन्होंने डार्क एज की संज्ञा दी थी कि ये अंधकार का काल था। ऐसे दौर में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने कहा कि आर्थिक रूप से बहुत तेजी से मौर्योत्तर काल में विकास हुआ था, इसलिए इसको हम डार्क एज नहीं कह सकते हैं। फिर इसके बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन आता है, जो मार्क्स की थ्योरी थी उसके आधार पर विश्लेषण किया, खासकर आर्थिक पक्षों पर और वर्ग विषमता पर आधारित सिद्धांत रहा है। इसके भी बड़े बड़े इतिहासकार, जैसे मेडिवल पार्ट में इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब जैसे इतिहासकार। मध्यकाल में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद हबीब ने किया था। पहली पुस्तक थी द सुल्तान ऑफ महमूद गजनवी ऑफ दिल्ली सल्तनत। और एंशिएंट हिस्ट्री में पहली बार मार्क्सवादी इतिहास लेखन की शुरुआत किया था डी कौशाम्बी ने। और आधुनिक भारत पर रजनी पामदत्त ने इंडिया टुडे लिखा था। तो ये मार्क्सवादी इतिहास लेखन के बड़े चेहरे में अगर हम देखें तो रामशरण शर्मा, रोमिला थापर, सतीश चंद्र
जैसे विख्यात इतिहासकारों का नाम आता है। फिर इसके बाद एक नया धड़ा उपाश्रयवादी आता है। उपाश्रयवादी का मतलब होता है नीचे से ऊपर का इतिहास। मतलब अभी तक तो हम इतिहास बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को पढ़ते थे, लेकिन इन राजाओं महाराजों को इस लेवल पर लाने वाले जो घुरहु कतवारू, जिनको देशज भाषा में कहते हैं, उनका इतिहास की बात हो। जैसे डोम, चंडाल, ये छोटी छोटी आदिवासी कोल, भील, मीणा, इन जातियों का इतिहास पढ़ाया जाता है इसमें। तो उपाश्रयवादी इतिहास लेखन की शुरुआत सबसे पहले भारत में रंजीत गुहा ने किया था, जिन्होंने बताया कि राजाओं महाराजाओं का तो इतिहास होता है, लेकिन जो छोटे छोटे कबीले के लोग हैं, बहुत निचले दर्जे के जो लोग हैं, उनका इतिहास में नाम क्यों नहीं रहता है, तो उसका अध्ययन किया गया। फिर इसके अलावा संप्रदायवादी इतिहास लेखन भी आता है, जिसमें सांप्रदायिक दृष्टिकोण से व्याख्या की गई है। अब मेडिवल पार्ट की हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली सल्तनत जो है, यहाँ से इस पार्ट को दिल्ली सल्तनत कहा क्यों जाता है, सबसे पहला सवाल तो ये उठेगा। और बहुत सारे सवाल भी उठेंगे। मध्यकाल की भारत में शुरुआत कब से माना जाए, तो मध्यकाल की शुरुआत के संदर्भ में भी इतिहासकारों के बहुत सारे विचार हैं। हरीशचंद्र वर्मा ने माना है कि मध्यकाल की शुरुआत 750 ईस्वी से होती है, क्योंकि यहीं से भारत में सामंतवाद शुरू होता है। और सामंतवाद, यूरोप के इतिहास में भी सामंतवाद को मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है, और भारत में भी सामंतवाद को मध्यकाल की शुरुआत माना जाता है, जहाँ पर राजपूतों का वर्चस्व था और धन, जो जागीरें थी, बड़े मात्रा में भूमि अनुदान दिए गए थे। उस पर बहुत सारे राजवंश काबिज थे, जिसमें चौहान, प्रतिहार, परमार एक दूसरे को सत्ता से बेदखल करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस काल को मध्यकाल कहने का एक और रीजन दिखाई देता है। यहाँ पर राजनीति पर धर्म हावी हो गया था। पूरे मेडिवल पार्ट में आप पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देगा कि खलीफा और उलेमा का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता है, और इन्हीं के प्रभाव के फलस्वरूप हम देखते हैं कि शासक मजबूर भी होते हैं। जब तक उनको धार्मिक मान्यता नहीं मिलती थी, तब तक उनके साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान नहीं होती थी। तो ऐसे दौर में मध्यकाल के संबंध में जो कई सारे अवधारणाएं हैं, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो कई सारे बिंदुओं पर एल श्रीवास्तव ने बताया कि जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया, तो वहां से दिखाते हैं कि मध्यकाल की शुरुआत होती है। सतीश सन 1206 से मानते हैं कि जब राजधानी दिल्ली बन गई थी। इसके अलावा एक नई भाषा का विकास होता है, फारसी भाषा का, और नई संस्कृति का विकास होता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट तरीके से अगर हम जाए, तो जब धर्म का राजनीति पर प्रभाव तेजी से बढ़ता है, वो काल पूरा 1206 से ही दिखाई देता है। तो 1206 को हम इस खांचे में रखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत इसलिए कहा जाता है कि इस समय के जो शासक थे, वो दिल्ली पर राज कर रहे थे, और दिल्ली 1211 ईस्वी में भारत की राजधानी पहली बार बनी थी। इसको इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अब दिल्ली सल्तनत को कितने भागों में बांटा जाएगा, दिल्ली सल्तनत का क्या इतिहास है, उनकी हम चर्चा कर ले। 5 राजवंशों ने इसमें शासन किया है। 1206 से लेकर 1526 तक का एक काल है। 5 राजवंश है, इसने दिल्ली पर शासन किया। अभी गुलाम वंश जो है, इसका जो डेट है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक का डेट है। 84 वर्ष शासन किया है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा है। दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन है इसका। तीसरा आपका है तुगलक वंश। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, और ये 5वां है। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। सैयद वंश है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। लोधी वंश आएगा इसके बाद। लोधी वंश है 1451 से लेकर 1526 तक। तो इन राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है, जिसमें तुगलक वंश का शासन सबसे ज़्यादा है। तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम
खिलजी वंश का शासन है सबसे कम है। इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो राजवंश है ये तुर्क राजवंश माना जाता है कि इसमें जो शासन कर रहे थे तुर्क थे। ये लोदी जो थे अफगान थे। अफगानों की भारत में 36 शाखाएं थी, जिसमें लोदी एक प्रमुख शाखा थी। उसमें सुर, बंगस, रोहेला, सरवानी, फार्मूली कई शाखाएं आती हैं, तो उसमें लोदी भी एक शाखा दिखाई देती है। तो लोदी वंश ये पहला अफगान राजवंश था, ध्यान रखिएगा इसको। प्रथम ये अफगान राजवंश था, ये पहला था। लेकिन दूसरा जो राजवंश था वो सुरवंश कहलाता है, जिस पर शेरशाह सूरी ने शासन किया था। तो इसमें एक पॉइंट इंटरेस्टिंग है कि लोदी वंश का एक शासक था, उसका नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ये शासन करता हुआ दिखाई देता है 1451 से 1489। 38 साल, यानी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक इसने शासन किया था। तो ये एक लेखा जोखा है। और यहाँ पर गुलाम वंश में भी कई शासन काल दिखाई देता है। एक तो कुतुबी वंश है। कुतुबी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाया गया वंश है। इसका डेट है 1206 से लेकर 1211 तक है। 1211 इसमें दो शासक दिखाई देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। 1210 से लेकर 1211 तक आराम शाह ने शासन किया। डिटेल में चर्चा आगे भी होगी, बस एक फॉर्मेट खींच लेते हैं। दूसरा है शमसी राजवंश। शमसी वंश ये है 1266 तक कहलाता है। तीसरा है बलबनी राजवंश। बलबनी वंश ये है 1266 से 1290 तक है। शमसी वंश का मतलब है कि इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश करके था, इसीलिए इसका शार्ट फॉर्म हम कर दिए शमसी। कुतुबी का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक को शार्ट फॉर्म में किया गया है। बलबनी का मतलब है बलबन को शार्ट फॉर्म में। ठीक, तो शमसी वंश का संस्थापक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया गद्दी पर बैठती है। रजिया के बाद बहराम शाह गद्दी पर बैठता है। बहराम शाह के बाद मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। मसूद शाह के बाद नासुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठते हैं। तो इतने शासकों ने 1266 तक शासन किया है। 1211 से लेकर 1236 तक जो शासन है वो इल्तुतमिश का है। और 1236 में फिर एक और शासक दिखाई देता है रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 से 40 तक शासन किया रजिया ने। 1240 से 42 तक बहराम शाह है। 1242 से लेकर 1246 तक शासक दिखाई देता है मसूद शाह। 1246 से लेकर 66 तक दिखाई देते हैं नासरुद्दीन महमूद शाह। तो ये शासक है शमसी वंश के। बलबनी वंश में बलबन दिखाई देता है। 1266 से लेकर 1287 तक इसने शासन किया। 1287 से लेकर 1290 तक कैकुबाद ने शासन किया। 1290 फिर क्यूमर शासन करता हुआ दिखाई देता है, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब यहाँ पर गुलाम वंश भी उचित नहीं है कहना, उसकी व्याख्या हम अलग से कर लेंगे। खिलजी वंश में भी कई शासक है, लेकिन महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी ही दिखाई देता है। 1290 से लेकर 96 तक शासक दिखाई देता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। फिर 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया, जिसके बारे में इतिहासकार मोहम्मद हबीब कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी इतिहास की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से शुरू होता है, जिसने उत्तर भारत विजय अभियान किए, दक्षिण भारत विजय अभियान किए, मंगोल आक्रमण से देश को बचाया। तो ये अलग बातें हैं। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी बनता है शासक। फिर इसके बाद नासरुद्दीन खुसरो शाह। फिर तुगलक वंश गद्दी पर आते हैं। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 25 तक शासन किया। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। 1351 से लेकर 1388 तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया।
फिर उसके उत्तरवर्ती जो राजवंश थे उन्होंने भी 1414 तक शासन किया। इसी के दौर में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती थी है तैमूर का आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक के बाद 1398 ईस्वी में, जिसे इस राजवंश का अंत हो जाता है। फिर इसके बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश दिखाई देता है सत्ता में। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 51 तक शासन किया है और इसमें जो प्रमुख शासक है वो खिज्र खान है। खिज्र खान, इसके बाद मुबारक शाह, कई शासक है। उसका एक ट्रिक भी है कि खिज्र भाई मुबारक हो मोहम्मद को आलम हुआ है, इसी ट्रिक पर सारे शासक आ जाएंगे। खिज्र से हो गया खिज्र खान, मुबारक से मुबारक शाह हो जाएगा, तो खिज्र खान संस्थापक है, फिर मुबारक शाह सैयद है, फिर मोहम्मद शाह है, फिर इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह है। इन शासकों ने 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके बाद 1451 से लेकर 1526 तक 3 शासकों ने शासन किया है लोधी वंश के। इनका एक ट्रिक है BSC, बी से बहलोल लोधी। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासन करता है। फिर इसके बाद सिकंदर लोधी आता है, 1489 से लेकर 1517 तक उसने शासन किया। फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान था जो युद्धों में मारा गया था, और उसके साथ उसका एक मित्र था विक्रमादित्य, जो ग्वालियर के तोमर राजपूत घराने से संबंधित था, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वहीं से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का एक खाका मैंने खींच लिया, विस्तृत अध्ययन अगले लेक्चर में हम करेंगे। उसमें हम बताएंगे कि गुलाम वंश में कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण हैं, उनके क्या क्या काम है, उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई, उस पर चर्चा बृहद तरीके से होगी। धन्यवाद।